सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे आप जानते हो आईएससी बोर्ड्स के लिए हम लोग फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन ए की लास्ट यूनिट जिसका नाम है यूनिट नंबर 6। नाम इसका होने वाला है स्पोर्ट्स इंजरी एंड फर्स्ट एड। काफी इंपॉर्टेंट ये पोर्शन होने वाला आईएससी बोर्ड्स क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिटेल में एक चीजों को समझेंगे, तो वीडियो का एंड तक के देखिए और उसके बाद एंड होने के बाद आप लोग के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देने वाला हूं, उसको अटेंड करना और हॉट क्वेश्चंस भी इस चैप्टर रिगार्डिंग प्रोवाइड करूंगा। जैसे आप जानते हो हमारा जो पी का सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो आज हम लोग सेक्शन ए की लास्ट यूनिट को कवर अप करेंगे। इसके बाद कोई दो बेस्ट स्पोर्ट्स जो आप लोग के लिए इजीएस्ट हो सकते हैं मैं वो आप लोग के लिए कवर अप करवा दूंगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सेक्शन बी भी प्रिपेयर हो जाएगा। फिर तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो ये रहा आप लोग का सिलेबस जो हम लोग को पढ़ना है इस स्पेसिफिक पोर्शन का। तो अगर अभी तक आपने एक बेस्ट स्टडी मटेरियल नहीं लिया हो फिजिकल एजुकेशन आईएससी के लिए, तो भाई मैंने आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया हूं क्लास 12 के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक, जिसके अंदर आप लोग को मिल रहे हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें इसके अंदर रहेगी। साथ में इसमें मिल रहा है आप लोग को माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, आंसर टिप्स और मेरे नोट्स जो कि इसके अंदर आप लोग को इंक्लूड करके दिए गए। दोस्तों इन सब के अलावा आप लोग को सॉल्व पेपर मिल रहा है और प्रीवियस ईयर के जितने भी सैंपल पेपर्स वगैरह है वो सब कुछ भी आप लोग को मिल रहा है सो दैट आप लोग की प्रैक्टिस तगड़े वे में हो सके। तो वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल फिजिकल एजुकेशन के लिए आप लोग के लिए बना दिया हूं। तो वीडियो को देखने के बाद बस इससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ना, मेरी गारंटी के 100 मार्क्स आप लोग के स्कोर आराम से हो जाएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी। तो भाई याद रखिएगा स्पोर्ट्स की फील्ड में प्रैक्टिस के दौरान या कंपटीशन के दौरान किसी भी प्लेयर को इंजरीज आना बहुत ही ज्यादा नेचुरल या मैं कह सकता हूं यार गेम का हिस्सा है। तो चोट कभी भी लग सकती है। अब किस तरीके की इंजरीज होती है इन सब के बारे में हमको जानना है जो स्पोर्ट्स के दौरान आपको देखने को मिल सकती है। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो इंजरीज होती है मेनली वो तीन हिस्से में आप लोग को पढ़ना है। सबसे पहले है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जिसको मसल इंजरी कहते हैं। जो मसल्स में आप लोग को जो इंजरी हो जाती है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। फिर होती है आपकी हार्ड टिश्यू इंजरी जिसको हम लोग बोन इंजरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगला होता है आप लोग का डिसलोकेशन इंजरी जहां पे आप लोग की जो बोन है वो एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट हो जाती है। इसको भी हम डिटेल में भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन सी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन यार बेसिक टाइप का एक इंजरी है कि लाइक आप लोग खेल कूद रहे हो और हल्का फुल्का आप लोग की स्किन के ऊपर चोट लग गई। ये गहरी चोट नहीं होती। बचपन में कई बार आप लोगों को ये लगी होगी। विदाउट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के आप लोग को चोट लग सकती है। माइनर फॉर्म का एक्सीडेंट होता है जिसे हम लोग कंफ्यूजन कहते हैं। अगला है आप लोग का स्ट्रेन। एक ऐसे टाइप का प्रॉब्लम होता है जहां पे मान लीजिए जैसे आपका कलाई है और उसको किसी ने बहुत तेजी से खींच दिया या ट्विस्ट कर दिया आपके मसल्स को, तब आप लोग को स्ट्रेन जैसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अगला होता है स्प्रेन जहां पे जो आपके लिगामेंट्स अगर वो ओवर स्ट्रेच्ड होने की वजह से इंजरी कॉज कर देते हैं तो उसे हम लोग स्प्रेन कहते हैं। जैसे ये पैर मुड़ जाने की वजह से यहाँ के जो लिगामेंट्स है वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं या टियर अप हो जाते हैं, तब जाके आपको स्प्रेन हो सकता है। नेक्स्ट है आप लोग का एब्रेशन। जैसे कंफ्यूजन एकदम माइनर एक्सीडेंट था जहां पे हल्की फुल्की चोट लगी थी, लेकिन एब्रेशन जो ये मेजर एक्सीडेंट के फॉर्म में माना जाता है जहां पे चोट बहुत गहरी रहती है, ब्लड बहुत ज्यादा निकलता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो आपकी ऊपर की लेयर है वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से। मान लो आप बाइक में स्टंट करते हुए किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, बाइक अनबैलेंस हो गई और आप लोग गिर गए। गिरोगे तो होगा क्या, मान लीजिए आप हाथ के बल गिरे तो आपका हाथ जो है वो रोड के फ्रिक्शन की वजह से ऊपर की लेयर को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा और एब्रेशन बना देगा। अगला होता है आप लोग का लेसरेशन। ये किस्म के डीप कट्स होते हैं जो आप लोग को लग सकते हैं। हो सकता है इक्विपमेंट्स के थ्रू लग गए हो, जो कि कई बार आप लोग को स्पोर्ट्स की फील्ड में देखने को मिल सकता है। ये इतने डीप कट्स हो जाते हैं कि कई बार फैट मसल या बोन्स तक के देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो छोटे टाइप के कट्स रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंसिजन। कई बार अपने प्यार को इजहार करने के चक्कर में आप लोग जो कट लगाते हैं वो इंसिजन होता है। तो ये बड़े वाले कट्स है, ये छोटे वाले कट्स है। तो ये सारे के सारे आप लोग के सिलेबस के अंदर है। इन सबको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। नेक्स्ट होता है आप लोग का हार्ड टिश्यू इंजरी जिसको हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं या फिर बोन इंजरी कहते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी इंजरीज को हम लोग को पढ़ना है उसको एक एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में। एक ऐसे टाइप का फ्रैक्चर होता है जहां पे बोन एक्चुअल में ब्रेक डाउन नहीं हो रही। मान लीजिए बोन है तो बोन के ऊपर में ही आप लोग को चोट अगर लग रही है या वहां पे हल्का फुल्का आप लोग को बैंड या फ्रैक्चर देखने को मिलता है तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अगला होता है दोस्तों कम्यूटेटेड फ्रैक्चर जहां पे जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा हिस्से में ब्रेक डाउन हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव फ्रैक्चर। अगला होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जहां पे जो बोन है आप लोग की अगर 90 डिग्री में अगर ये टूट जाए, बोन के हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे हम लोग ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होती है आप लोग की ऑब्लिक फ्रैक्चर। मान लीजिए आपकी बोन है और बोन ऑब्लिक के फॉर्म में, मतलब कि आप लोग का डायगोनली अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर। लास्ट होता है आप लोग का
आपका इंपैक्ट फ्रैक्चर, जहां पे जो बोन है एक दूसरे से टूट जाती है और फिर एक के अंदर एक चले जाती है। जैसे मान लीजिए बोन ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद एक दूसरे पे ही कंप्रेस्ड हो गई, तो ऐसे टाइप के फ्रैक्चर को कहते हैं इंपैक्ट फ्रैक्चर। बहुत दर्दनाक होता है ये भी। अगली जो हमारी इंजरीज है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका नाम है डिसलोकेशन। तो बेसिकली डिसलोकेशन होता क्या है? डिसलोकेशन एक ऐसे टाइप की इंजरी होती है जहां पे अगर कोई बोन है वो अपनी जगह छोड़कर कहीं और डिस्प्लेस हो जाए, तो ऐसे टाइप की इंजरी को कहते हैं हम लोग डिसलोकेशन। अब डिसलोकेशन शोल्डर में हो सकता है, हिप में हो सकता है, रिस्ट में हो सकता है, जॉ में हो सकता है। जहां जहां दो बोन एक दूसरे से मिलती है वहां पे डिसलोकेशन हो सकता है। अब डिसलोकेशन के क्या कॉज हो सकते हैं? तो लाइक शोल्डर में अगर डिसलोकेशन हो रहा है तो वो हो सकता है अगर सडनली आप गिर जाते हो या जर्क लग जाता है उसकी वजह से। हिप जॉइंट के अंदर जो डिसलोकेशन होता है वो एक्सेसिव चलने की वजह से या दौड़ने की वजह से या बहुत भारी चीज अगर आपने कुछ उठा ली उसकी वजह से हो सकता है। रिस्ट में जो डिसलोकेशन है वो सडन फॉल होने की वजह से, अननेचुरल ट्विस्ट होने की वजह से आप लोग को देखने को मिल सकता है। डिसलोकेशन जो जॉ का होता है, अगर चिन में बहुत तेजी से कोई हार्ड सरफेस हिट हो जाए, मान लो आप चिन के बल गिर गए या बॉल कोई ऐसी बाउंस बैक हुई और आपको लग गई, तब ये आप लोग को हो सकता है। या बहुत ज्यादा मुंह खोलने की वजह से भी हो सकता है। अब कैसे आप लोग डिसलोकेशन से बच सकते हो? तो प्रॉपर वार्म अप आप लोग को हमेशा करते हुए चलना है, प्रॉपर ट्रेनिंग से पहले या कंपटीशन से पहले। जब भी आप लोग खेल रहे हो तो स्मूथ और क्लीन सरफेस होना चाहिए। खेलते वक्त हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि यार गलतियां कर दो जिसकी वजह से डिसलोकेशन हो सके। जो भी आप लोग गेम खेल रहे हो उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। सही तरीके की बैलेंस डाइट कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर फुटवेयर पहनना जरूरी है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और कभी भी रैशली खेलने की जरूरत नहीं करे करो, जोश में इधर उधर मार रहे कूट रहे, ऐसा नहीं खेलना है भाई। ऐसे में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये नॉर्मल आप लोग एनाटॉमी देख रहे हो शोल्डर की, जहां पे ये बोन देखो एकदम सही जगह पे आप लोग को देखने को मिल रही है। अब यहां से नीचे की तरफ आ गई तो इसे हम लोग कहेंगे डिसलोकेशन, जहां पे बोन डिस्प्लेस हो जाती है अपनी जगह से। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का रोल ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स। तो दोस्तों एक चीज तो क्लियर है, स्पोर्ट्स की फील्ड में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ये ट्रेनिंग या फिर कंपटीशन के फेज में आप लोग को देखने को मिल सकता है। कितने भी कोचेस या ऑफिशियल अपने बेस्ट एफर्ट लगा ले, उसके बावजूद भी कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार इंजरीज प्लेयर्स को हो जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग कुछ प्रिकॉशंस या कुछ अवेयरनेस ले सकते हैं सो दैट एक्सीडेंट कम से कम हो सके। उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट पहन लो, प्रॉपर गियर्स के यूज करें। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं? दो फैक्टर्स आप लोग के हो सकते हैं दोस्तों। पहला है आप लोग का इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसमें जेंडर, एज, बॉडी स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, फिटनेस की वजह से हो सकता है। दूसरा है एक्सटेंसिव फैक्टर, जहां पे क्लाइमेट की वजह से, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वजह से, कोचिंग की वजह से, कोई गलत एरर की वजह से या सही फैसिलिटीज ना होने की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स एक्सीडेंट। तो कैसे बचाया जा सकता है भाई? आप लोग को प्रॉपर गियर्स और इक्विपमेंट का यूज करना है हमेशा। आप लोग की फिटनेस लेवल हमेशा बेस्ट होनी चाहिए। कोचिंग सही तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए प्लेयर्स को। प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए सभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का और जो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है उन सभी का। प्रॉपर प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना जरूरी है कि क्लाइमेट कंडीशन सही है कि नहीं है। आप लोग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए एक्सेसिव फैटिग का और ओवर ट्रेनिंग से बचना चाहिए। प्रॉपर स्पोर्ट्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। साथ में प्रॉपर वार्म अप और कंडीशनिंग करना जरूरी है। और जब भी आप लोग का खेल हो जाता है खत्म या एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कूलिंग डाउन की एक्सरसाइज जरूर करके जाए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फर्स्ट एड। तो आखिर फर्स्ट एड होता क्या है? तो फर्स्ट एड एक किस्म का प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है। जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उस दौरान आप लोग जो ट्रीटमेंट देते हो वही आप लोग का फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड याद रखना डॉक्टर के पास ले जाने से पहले दिया जाता है कि तुरंत चोट लगी और तुरंत आप लोगों ने बैंडेज लगा दिए जिससे कि उसकी लाइफ बच सके, रिकवरी टाइम पे हो पाए और एक अर्ली मेडिकल एड प्रोवाइड कर पाओ। तो एम क्या होता है दोस्तों कि जो प्रीशियस टाइम है जल्द से जल्द किसी भी मरीज को बचाने की कोशिश की जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइफ को बचाना, रिकवरी को प्रमोट करना और अर्ली मेडिकल एड प्रोवाइड करना। तो क्या आपके घर में फर्स्ट एड है कि नहीं? अगर नहीं है तो यार आज ही ऑर्डर कर लीजिएगा क्योंकि फर्स्ट एड होना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं फर्स्ट एड के बारे में। मान लेते हैं आप लोग को कट लग गया तो उसके लिए कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। कट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी इंजरी होती है जहां पे आपका जो स्किन सरफेस है वो ओपन हो जाता है। तो इस दौरान क्या आप लोग को करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने हाथों को धोइए और जहां पे आपको कट लगा है उसको आप लोग को टैप वाटर से धोना है। तुरंत एंटीसेप्टिक नहीं लगाना है, आपको पहले ड्राई करना है उस एरिया को विद द हेल्प ऑफ कॉटन, फिर अप्लाई करना है ड्रेसिंग या स्टिचिंग प्लास्टर। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो पेन किलर ले सकते हैं या पैरासिटामोल।
अगर वो कट ज्यादा ही सीवियर हो गया तो उस दौरान आप लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कि ग्रेज या फिर स्क्रैप वगैरह हो गया तो उसके लिए कैसे आप लोग को फर्स्ट एड देना है। ग्रेज या स्क्रैप क्या होता है बेसिकली कि जो आप लोग की नॉर्मल स्किन है उसकी अपर लेयर अगर स्क्रैप हो जाए, डैमेज हो जाए कुछ इस तरीके से कि वहां पे ब्लीडिंग नहीं हो रही है लेकिन अपर लेयर डैमेज हो गई, तो उस दौरान कैसे फर्स्ट एड देना है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए अपने हाथ धोइएगा। डायरेक्ट आप लोग को जहां पे कुछ लग गई है वहां पे हाथ नहीं लगाना है, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो पहले अपने हाथ धोइए, उसके बाद आप लोग को वॉश करना है उस अफेक्टेड एरिया को विद द हेल्प ऑफ सोप एंड वाटर। अगर डर्ट रिमूव हो चुकी है तो अनकवर्ड रहकर ही उसको सेल्फ हील होने देना है। अगर डर्ट रिमूव नहीं हुई है तो उस दौरान आप लोग नॉन एडेसिव ड्रेसिंग कर सकते हो और उसके बाद डॉक्टर को डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि जैसे आपको स्ट्रेन हो गया उसके लिए कैसे फर्स्ट एड देना है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है दोस्तों, वॉश करना है विद द कोल्ड वाटर फॉर 15 to 30 मिनट। डायरेक्टली आप लोग को यहाँ पे बर्फ या आइस नहीं लगाना है, आइस को लेना है और कपड़े में रखना और फिर आप लोग को लगाने की कोशिश करना है। अगर एक्सेसिव पेन होता है तो आप पेन किलर या पैरासिटामोल ले सकते हो और उसके बाद आप लोग वार्म वाटर के साथ 5 दिन तक के उसकी प्रॉपर मसाज करिएगा। रेस्ट लीजिएगा एटलीस्ट 1 हफ्ते तक के। मान लीजिए आपकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, उस दौरान आपको क्या करना है, तो उस पर्सन को प्रॉपर चेयर में बैठाना है आप लोग को और कुछ इस तरीके के पोजीशन पे नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा सामने की तरफ टिल्ट रखना है। याद रखिएगा जब भी आप लोग सांस लोगे इस दौरान पे तो आपको मुंह से सांस लेना है और अगर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है तो उस दौरान आप लोग को डायरेक्टली डॉक्टर को ही कंसल्ट करना चाहिए। अगली बात कर लेते हैं स्प्रेन की। तो स्प्रेन के लिए कैसे आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 मेथड होती है। पहली होती है प्राइस, दूसरी होती है माइस। एग्जाम में कई बार आता है। प्राइस एक ऐसे टाइप की फर्स्ट एड मेथड है जहां पे आप लोग फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर आप लोग देते हो, मतलब इंजरी के फर्स्ट 48 आवर के अंदर आप लोग को उसको देना है। अब ये प्राइस होता क्या है, प्राइस स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस एंड कंप्रेशन विद एलिवेशन। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर आप लोग को करना है। जैसे फर्स्ट 48 आवर खत्म हो जाए उसके बाद आप लोग को माइस देना है। अब ये माइस क्या होता है, मोबिलाइजेशन, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ये कब होना चाहिए, आफ्टर 48 आवर्स फ्रॉम द इंजरी टिल कंप्लीट हीलिंग ऑफ द इंजरी। आई होप क्लियर है। अब मान लेते हैं कि अगर आप लोग को एब्रेशन हो चुका है तो उसके लिए कैसे फर्स्ट एड करना है। तो जो अफेक्टेड एरिया उसको पहले आप लोग फ्रेश वाटर से क्लीन कर लो, ड्राई करें उस एरिया को विद द पीस ऑफ कॉटन, यूज करिए वहां पे एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट। वहां पे आप लोग कॉटन की ड्रेसिंग यूज कर सकते हो अफेक्टेड एरिया में और चुपचाप से जाके डॉक्टर के पास टेटनस का इंजेक्शन लगाइएगा। मान लीजिए आप लोगों को क्रैम्प आ जाता है। क्रैम्प क्या होता है, बेसिकली एक ऐसे टाइप का सडन या अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के अंदर जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। तो अगर आपको क्रैम्प आ चुका है तो उसके लिए आप लोग को सॉफ्ट मसाज करना चाहिए अफेक्टेड एरिया में और बहुत सारा पानी पीना चाहिए, बिकॉज पानी की कमी की वजह से कई बार क्रैम्प आ जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का कि मान लेते हैं ब्लिस्टर आप लोग को हो चुका है तो कैसे फर्स्ट एड देना। लेकिन ये ब्लिस्टर होता है क्या, कुछ इस तरीके का, देखो जैसे पैर के अंदर आप लोग देखो यहाँ पे इस तरीके से फूल गया और ऐसा लगता है वहां पानी भर चुका है। तो अगर ऐसी वाली कंडीशन हो गई तो उसके लिए कैसे फर्स्ट एड देना है उसको। अगर वो पेनफुल नहीं है दोस्तों तो उसको पंक्चर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, खुद से उसको पंक्चर होने दीजिए जिससे कि उसके अंदर का जितना भी फ्लूइड वो ड्रेन आउट हो सके। लेकिन मान लीजिए अगर वो दर्द हो रहा है तो उस दौरान आप लोग अपने पहले तो हाथ धोना है। सबसे पहले अफेक्टेड एरिया में सोप और वाटर के साथ उसको भी धोइए, अप्लाई करिए वहां पे आयोडीन सॉल्यूशन। अगर जरूरत पड़े तो वहां पे पंक्चर करना है आपको उसको विद द हेल्प ऑफ निडल। फिर उसके बाद आप लोग को एंटीबायोटिक लगाना है, कवर करना है विद द हेल्प ऑफ बैंडेज से। नेक्स्ट है मान लीजिए आपको ब्रुशेस हो गया, उसके लिए कैसे आप लोग को फर्स्ट एड देना है। ब्रुशेस कैसा होता है, जैसे आप लोग को बहुत तेज चोट लग गई और एकदम हरा नीला पीला हो जाता है, मतलब जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले अप्लाई करना है आइस विद फर्स्ट 24 आवर विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉथ। फिर वो अफेक्टेड एरिया को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दीजिए। पॉसिबल हो सके तो अफेक्टेड एरिया को आप लोग को एलिवेट करके रख सकते हो तो और अच्छी बात है। और अगर ज्यादा दर्द हो तो पेन किलर या पैरासिटामोल आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि मान लीजिए आपको फ्रैक्चर हो चुका है तो उसके लिए कैसे फर्स्ट एड की कौन सी स्टेप होगी। तो सबसे पहले अफेक्टेड एरिया को रेस्ट दीजिए भाई। अगर वहां पे ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों तो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करें और जो अफेक्टेड एरिया जहां पे फ्रैक्चर हो चुका है वहां पे आप लोग को स्प्लिंट करना है। स्प्लिंट क्या होता है, बेसिकली एक सपोर्ट होता है, जैसे हाथ में लग गया तो कुछ इस तरीके का एक सपोर्टिव बैंडेज होता है। अब ये स्प्लिंट हो सकता है वुड, प्लास्टिक, मेटल वगैरह से बना हो। उसके बाद आपको आइसिंग करना है और चुपचाप से डॉक्टर के पास चले जाना है। मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो चुका है तो उसके लिए कैसे फर्स्ट एड की स्टेप्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को आइसिंग करना विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ और 1 घंटे या 1 घंटे से ज्यादा आप लोग कर लोगे तो अच्छी बात है। अगर वो स्वेलिंग नहीं रुकती है तो आप लोग मेडिसिन ले सकते हो और अगर ज्यादा स्वेलिंग आए तो फिर डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर आप लोग को डिसलोकेशन हो चुका है तो उसके लिए कौन सी फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए। मान लीजिए वो इंसान अगर डिसलोकेशन की वजह से बेहोश सा हो गया है, हो सके तो उस टाइम पे आप लोग सीपीआर दे सकते हो। जरूरी नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो देना है, अदरवाइज आप लोग को उस इंसान को ज्यादा मूव नहीं कराना है। स्प्लिंट लगा देना है अफेक्टेड एरिया में और रश नहीं करना है क्योंकि इंजर्ड पर्सन बहुत ज्यादा दर्द में, उसको चुपचाप से आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचर। नेक्स्ट है आप लोग का ड्रोनिंग। मान लीजिए आप लोग डूब गए हो, डूबने की वजह से आप लोग की हालत खराब हो गई है, उस दौरान आप देख रहे हो कि आपके दोस्त को बचाना भी है, तो कैसे फर्स्ट एड देना है। तो उसके लिए 2 टेक्निक आप लोग के पास हो सकती है। एक है माउथ टू माउथ
आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, दूसरा है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्कुलेशन जिसको हम लोग सीपीआर भी कहते हैं। अभी माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्यों दे रही है? क्योंकि डूबने की वजह से जो सांस है वो रुक जाती है, तो आप लोग इसलिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करा रहे हो। तो ये किस्म का लाइफ सेविंग टेक्निक होता है दोस्तों, जहां पे आप लोग मुंह से हवा देने की कोशिश करते हो उस स्पेसिफिक विक्टिम को। और याद रखिएगा जब आप मुंह से हवा दे रहे हो तो उस टाइम पे नोस्ट्रिल को क्लोज रखना है और ज्यादा से ज्यादा पंप करना है हवा उसके लंग्स तक के। सबसे पहले आप लोग को नेक को एक्सटेंड करना है, मतलब हेड को पकड़ के, उसके बाद माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देना है, फिर उसके बाद एक्सलेशन के लिए फिर थोड़ा सा टाइम देना, मतलब हटना है, फिर माउथ टू माउथ देना है। तो ऐसे करके आप लोग उसकी जान बचा सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है वो है सीपीआर। ये भी एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग टेक्निक होती है जिसको आप लोग माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के साथ एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी दे सकते हो जिससे कि उसकी लाइफ बच सकती है। तो सबसे पहले आप लोग को माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है, उसके बाद सीपीआर इमीडिएटली देना स्टार्ट करना है। कंटिन्यूअस चेस्ट को कंप्रेस करते रहना है, चेक करते रहना है कि उसकी हार्ट बीट सही तरीके से आ रही है कि नहीं, पल्सेस क्या सही तरीके से आ रही है कि नहीं। सीपीआर तब तक के करते रहना है जब तक कि हार्ट बीट या पल्सेस जो है वो नॉर्मल ना हो जाए। और अगर वो इंसान भीग चुका है तो उसके कपड़े जल्द से जल्द उतारें और उसको गर्म कपड़े पहनाने की कोशिश करें या फिर उसके ऊपर कुछ उड़ा दें जिससे कि उसकी बॉडी गर्म हो पाए। और उसके बाद तुरंत आप लोग को इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी मैंने आप लोग को आज पढ़ाया है उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। इन सब के सॉल्यूशन आप लोग को मेरी बुक के अंदर मिल जाएंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस और भी मिल जाएंगे एमसीक्यू रिगार्डिंग। साथ में जो प्रीवियस ईयर और हॉट क्वेश्चंस बने इस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर से वो कुछ इस तरीके से आप लोग के लिए रहे। इन सब के सॉल्यूशन पेज नंबर के साथ मैंने ऐड कर दिया हूं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बुक के साथ प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको बुक के साथ प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि रिवीजन करने के लिए तो आप लोग को नोट से रिवाइज करना पड़ेगा और ढेर सारे क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा। तो सारे सफिशिएंट क्वेश्चंस 100 मार्क्स स्कोर कराने के लिए मेरी बुक के अंदर आप लोग को मिल जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा और भी ढेर सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। अभी जाए ऑर्डर करें Amazon के थ्रू, डिस्काउंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाइए सपोर्ट करें और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहे, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट्स मेरी जान।